एवरीवन, तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम learnerhub.com उर्फ examfear.com, जहां पर हम फ्री में एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और आज मैं लेकर आ गई हूं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट 2। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के और कौन से तरीके होते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर हम दो तरीकों की बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड, और दूसरा तरीका जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या सब रेडी हैं शुरू हो जाने के लिए? बिल्कुल मस्ती से एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, तो सारा फोकस मेरी तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कुछ स्क्वायर्स के साथ लेना देना है, राइट? सबसे पहली बात, हमेशा ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा बड़ा ही पॉपुलर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आने वाला है भाई, जब हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मेथड को अप्लाई करते समय हमारा एक ही टारगेट होता है, और वो ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसे हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। बस यही हमारा टारगेट होता है कि किसी भी तरह से उसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डाल करके और किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मुझे इस इक्वेशन को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? जो पहला टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, वो ऑलरेडी ए स्क्वायर के फॉर्म में है। जो दूसरा टर्म है उसे वो 4x है, जिसे हम 2 इंटू 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, तो वो मेरा बन गया 2 इंटू ए इंटू बी, है ना? अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को फिट होने के लिए हमारा तीसरा टर्म क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर होना चाहिए, राइट? क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी में b की वैल्यू तो 2 ली है हमने, तो ये तीसरा जो है वो 2 स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे हम प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, बट यहाँ है क्या? यहाँ तो -5 है। अरे रहने दो -5, कोई बात नहीं। अगर हम प्लस 2 स्क्वायर इसमें ऐड कर रहे हैं तो प्लस 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो हो गया ना बात बराबर, है कि नहीं? जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था उसमें अगर मैंने प्लस 2 स्क्वायर ऐड कर दिया और प्लस 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बात तो बराबर ही हो गया, राइट? तो हम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, और ये लॉजिक लगाने से क्या होगा? हम देखते हैं कि जो ये शुरू का जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बचा क्या? बच गया -5 और -4, यानी कि -9, और -9 को भी हम क्या लिख सकते हैं? -3 स्क्वायर। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि शुरू तो किया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बट हमने उस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख दिया है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तो इसे सॉल्व करना इज लाइक सुपर डुपर ईजी, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का मेथड। तो अभी फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगी वैसे वैसे आप भी सॉल्व करो, ताकि कहीं पे आप अटको नहीं, हर जगह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, तो आर वी रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब भी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाले क्वेश्चंस हमें डील करने पड़ते हैं तो हम इंश्योर करेंगे जो हमारा ये जो इक्वेशन है ना, ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले कोई कोफिशिएंट ना हो। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट हो जाए, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, जो भी कह लो। तो पहला टर्म हमें a स्क्वायर चाहिए, यानी कि पहला टर्म हमें x स्क्वायर चाहिए, और ऐसा चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या मिल जाएगा? पहला टर्म एक्स स्क्वायर, उसके बाद -7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि मैम पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर मिल गया, बट बाकी टर्म्स तो पूरे कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब हो गए, बट हमारे पास चॉइस नहीं है, राइट? तो हमें यही करना पड़ेगा अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला मेथड यूज़ करना है तो। ठीक है, बट फिलहाल हम चूंकि उसी मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी को करके देखते हैं। तो अब मैंने जैसा बताया था, a स्क्वायर आपका ये है -2 इंटू a इंटू b क्या होगा?
अगर मुझे इस पूरे टर्म को -7/2x ही चाहिए तो b मेरा क्या हो जाएगा 7/4, 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये क्या होगा 7/2x, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा b क्या हुआ, b मेरा हुआ 7/4, तो मेरा b स्क्वायर हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने 7/4 होल स्क्वायर ऐड किया। अब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कर दिया, और हमारे पास जो तीसरा टर्म पहले से था वो था 3/2, ठीक है। तो अब अंदर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, और बाहर क्या हो गया 7 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इधर है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, इधर रहेगा 49 और इधर हो जाएगा 24, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, राइट, तो ये 49 से पहले एक्चुअली माइनस साइन है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने आखिर लिख ही लिया इसे कंप्लीट स्क्वायर्स के फॉर्म में। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, या फिर x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, यानी कि 12/4, दैट इज़ 3। तो x की एक वैल्यू हो गई 3। दूसरी पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज कि अब प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस, देयरफॉर x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, दो पॉसिबल वैल्यूज़ है 5/4 प्लस माइनस 7/4, राइट। तो एक वैल्यू तो निकल जाएगी 3 और जो दूसरी वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी 2/4। जब हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे इक्वेशन के दो रूट्स होंगे 3 एंड 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 4x² है तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसे फिर 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया a² प्लस 2 इंटू a इंटू कितना करेंगे हम, ताकि 4√3x आए। अभी 4x है तो इसके साथ √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि √3 हमारा b हो गया। तो इसके बाद √3 का होल स्क्वायर ये हमें चाहिए, राइट। बट वो तो हमारा ऑलरेडी ही है, जो 3 दिया हुआ है वो एक्चुअली √3 का होल स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, राइट। तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2 कॉमा -√3/2, यानी कि यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो रूट्स हैं दे आर इक्वल रूट्स, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर्स ज़्यादा है। तो रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड कौन सा है, ये वाला है। तो मान लेते हैं वो शॉर्टर साइड x है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितना है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी जब ये डायगोनल और ये दोनों साइड्स को हम देखते हैं तो ये क्या बनता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम वापस से वही लॉजिक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है, यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर विच इज़ द बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3600 इज इक्वल टू फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म,
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब हम सारे टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x तो ये हो जाएगा माइनस 60x प्लस 900 माइनस 3600 तो ये हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है ये हमारा हो गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाला मेथड। तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि 2 इंटू एक्स के साथ हमें 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें 60x मिलेगा। तो फिर b क्या हो गया 30, तो b का स्क्वायर होना चाहिए इसके बाद, यानी कि 30 का होल स्क्वायर। अब 30 का होल स्क्वायर ऐड किया तो 30 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस 2700। तो यहाँ आके आप ये रियलाइज़ करते हो कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान इसी जगह पे दिया होता तो आपके पास ऑलरेडी ये 900 था ही, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर आपका जो है ये इस फॉर्मूले में ऑलमोस्ट बैठ ही रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट एनीवेज इट्स द सेम थिंग। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर माइनस 900 माइनस 2700 जो है वो हो जाएगा माइनस 3600 विच इज़ माइनस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली एक स्टेप आप कम कर सकते थे अगर यहीं पे हमने ध्यान दे दिया होता। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 30 का जो होल स्क्वायर है इसे हम दो तरह कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज़ 0। तो इसके हिसाब से x क्या हो जाएगा, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज़ इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू माइनस 30 और x इज़ इक्वल टू 90। अब हम फील्ड के साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब x इज़ इक्वल टू 90 ही करेक्ट वैल्यू है। तो जो दोनों साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेड्थ हो जाएगा 90 मीटर्स और लेंथ हो जाएगा x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 120 मीटर्स। थोड़ा अब इस तरह के प्रॉब्लम सम क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो ये बेसिकली एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 9 3/8 आवर्स। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank completely. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो इस तरह से एक टैंक है, एक हमारे पास एक बड़ा टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है और एक दूसरा छोटा टैप है जिसका डायमीटर छोटा है। अब चूंकि डायमीटर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे समय ज़्यादा लगेगा इस टैंक को भरने में। अब इसका डायमीटर बड़ा है तो समय थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो हम पहले तो अपने वेरिएबल्स एज्यूम करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो छोटा वाला टैप है इसे पूरे को फिल करने में टाइम लगता है t। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े वाले को 10 घंटे कम लगेंगे, तो इसे लगेंगे t माइनस 10। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो टैंक है, तब टैंक पूरा भरने का मतलब है इसके अंदर जो वॉल्यूम रहेगा वाटर का वो रहेगा v, मतलब इस टैंक का जो कैपेसिटी है वो है v। तो अगर पूरा भर लिया मतलब इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो v है, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर बाय टैप 1, इस बड़े वाले टैप को हम टैप 1 कहते हैं, छोटे वाले टैप को हम टैप 2 कहते हैं। तो वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर बाय टैप 1 कितना हो जाएगा, 1 घंटे में ये बड़ा वाला टैप कितना फिल करेगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम v डिवाइडेड बाय t माइनस 10। ठीक है, जो बड़ा वाला टैप है वो इतना वॉल्यूम फिल करेगा 1 घंटे में, क्योंकि पूरे मतलब पूरा फिल हो जाएगा तो v है, तो v का कितना हिस्सा वो फिल कर पाएगा t माइनस 10 टाइम में, तो v बाय t माइनस 10। ठीक है, ठीक उसी तरह से वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर बाय टैप 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई टी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है, दोनों को उतना ही वॉल्यूम फिल करना है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ द टैप्स कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कितना वॉल्यूम दोनों टैप मिल करके 1 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो जोड़ देते हैं V/T-10 प्लस V/T, तो इतना जो वॉल्यूम ये भरेगा दोनों टैप मिल करके 1 घंटे में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, यानी कि अभी तो हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, तो दोनों टैंक मिल करके 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फिल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों टैंक मिल करके 9 3/8 आवर्स तक फिल करेगा तो वो कितना वॉल्यूम फिल करेगा, वो पूरा वॉल्यूम फिल कर देगा, क्योंकि दे कैन फिल द टैंक, पूरा का पूरा टैंक फिल कर देगा, तो पूरा टैंक फिल कर देगा मतलब कितना वॉल्यूम फिल करेगा, V। तो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट यहीं तक था, एक बार इक्वेशन बन गया उसके बाद तो सिंपल है, तो यहाँ तक इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट बट एक्चुअली आपको क्वेश्चन को समझ के ये लॉजिक पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि दो टैप्स साथ में मिलकर के एक टैंक को इतने घंटे में फिल करेगा, तो हम कहाँ से शुरू किए, हम शुरू किए कि 2 टैप मिल करके 1 घंटे में कितना मतलब टैंक फिल कर सकता है, वो हमने निकाल लिया, पहले एक एक टैंक का निकाला फिर दोनों को जोड़ दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतने घंटे में ये पूरे टैंक को फिल कर देगा, यानी कि इसको अगर हम 9 3/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पूरा टैंक फिल हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू V। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं खास, तो इसको पहले चेंज करते हैं, 9 8 72 प्लस 3 यानी कि 75/8, V कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो अंदर क्या बच जाएगा, T इंटू T-10। ठीक है, अब T-10 ऊपर रह जाएगा T प्लस T-10। ठीक है, दिस इज इक्वल टू V। अब ये V और V कैंसिल हो जाएगा, ये 75/8 को अगर हम चाहें तो इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2T-10 डिवाइडेड बाई T² माइनस 10T इज इक्वल टू 8/75। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन इस साइड करते हैं, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू 2T माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू T² माइनस 10T, तो ये हो जाएगा 150T माइनस 750 इज इक्वल टू 8T² माइनस 80T, तो ये हो जाएगा 8T² माइनस 80T माइनस 150T प्लस 750 इज इक्वल टू 0, तो ये फर्दर हो जाएगा 8T² माइनस 230T प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे सॉल्व करके हमें T की वैल्यू मिल जाएगी, T मिल जाएगा तो T-10 भी मिल जाएगा, तो हमें पता चल गया कि कितने टाइम में ईच टैंक सेपरेटली पूरे टैंक को फिल कर सकता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैम ये जो इक्वेशन आपने लाया लास्ट में लाए हो, ये तो काफ़ी इसमें बड़े बड़े नंबर्स है, 750 230 ये वो, अब इसे हम कौन से मेथड से सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें या फिर फैक्टराइजेशन से करें, या फिर आपके पास कोई बेटर मेथड है? तो वेल मेरे पास एक बेटर मेथड है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको इक्वेशन को देख के ऐसा फील हो कि यार इसका जो है ना मतलब इनमें से कोई भी मेथड लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो वहाँ पर हम एक तीसरा मेथड लगा सकते हैं। वैसे आप इसको इन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट वो मैं आपके होमवर्क की तरह छोड़ रही हूँ, वो आप खुद से करके देखो, किसी भी मेथड से ट्राई करो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बट फिलहाल मैं एक तीसरे मेथड के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो कभी कभी हमारे सामने इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाते हैं जिनको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना भी मुश्किल होता है और जिन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से भी सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रामबाण, और हमारा रामबाण क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है,
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऐसी वैल्यू है हमारे पास, एक ऐसी वैल्यू हम इस इक्वेशन को देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें ये बता सकता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, यानी कि इस इक्वेशन के वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होंगी, जिसे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, वो किस तरह के होंगे। मतलब रूट्स रियल नंबर्स होंगे या फिर इमेजिनरी नंबर्स होंगे या फिर रूट्स होंगे ही नहीं उसके, या फिर इक्वल रूट्स होंगे। तो रूट्स के नेचर के बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। और पता है ये मैजिकल वैल्यू को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac, जहाँ पे a b c हमारे कोफिशिएंट्स हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में है? ax² + bx + c, ठीक है। तो यही ए बी सी के हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज b² - 4ac। हमारी d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे जो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यूज सेम होंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है, यानी कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो सिर्फ d की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में ये चीज़ें बता सकते हैं। इतना ही नहीं, इस डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से हम डायरेक्टली उस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया हुआ हो, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के हेल्प से एक्चुअली हम फटाक से x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। कैसे? तो x जो है, अगर हम मान लेते हैं कि x हमारा वेरिएबल है या x जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो x की वैल्यू हो जाती है -b ± √/d / 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही लिख रखा है, d इज बेसिकली b² - 4ac। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। तो अभी तक में आपको ये तो पता चल गया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, राइट। दो ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होता है, राइट। तो इस इक्वेशन से हम हमेशा, या फिर इस फॉर्मूले से, इनफैक्ट इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इक्वेशन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, आप फटाफट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपको उस इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो सभी लोग रेडी है पेन पेपर के साथ? शुरू किया जाए। तो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ये तो काफ़ी सिंपल है। डिस्क्रिमिनेंट कभी भी निकालने से पहले ना a b c की वैल्यू नोट डाउन कर लो, काफ़ी ईजी रहता है। a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है -3, c क्या है 5। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो जो कि होती है b² - 4ac। तो यहाँ पे b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 × a × c, तो यह हो जाएगा 9 - 4 × 2 8, 8 5 40। तो 9 - 40 हो गया -31। तो ये क्या है? लेस दैन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस दैन 0 है, इसका मतलब है इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k जिसे हमें निकालना है, और c की वैल्यू है 3, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि k की ऐसी वैल्यू निकालो ताकि इस इक्वेशन में दो इक्वल रूट्स हों। इक्वल रूट्स कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। b² क्या होगा? k² - 4 × a × c = 0। तो k² - 24 = 0। तो k² = 24, तो k √/24। अब 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√6। तो जब k की वैल्यू 2√6 होगी तब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे।
Question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसा डिज़ाइन करना पॉसिबल है, यानी कि क्या इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए ताकि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हो, क्योंकि अगर रूट्स ही रियल नहीं होंगे यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ है 2x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 800, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो उस हिसाब से ये 2x² इज़ इक्वल टू 800, यानी कि x² इज़ इक्वल टू 400। ठीक है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले a की वैल्यू देखेंगे जो कि 1 है, b की वैल्यू 0 है क्योंकि x वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, और c की वैल्यू है माइनस 400। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी कि 0 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये हो जाएगा 1600, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब d ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे ये होंगे अनइक्वल रियल रूट्स, इसके 2 रूट्स होंगे और 2 अलग अलग वैल्यूज़ के रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब रूट्स निकालते हैं, उसमें कुछ खास करना नहीं है, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाना है। तो ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू 400, तो इसे हम कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू रूट ओवर 400। तो x की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, प्लस माइनस 20। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हम जो बात करें यहाँ पे माइनस में वैल्यू तो हो नहीं सकती है, x इज़ इक्वल टू प्लस 20 तो पॉसिबल है, बट x इज़ इक्वल टू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन के लिए हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 20 मीटर्स और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 20, यानी कि 40 मीटर्स। तो ये हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। बट मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी और बेटर होगी। ठीक है, और हम तो आपके लिए हैं ही। तो मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।